हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। लेक्चर नंबर 1 में हम आपको पढ़ाया था चार्ज के बारे में, ठीक है ना। चार्ज का यूनिट पढ़ाया था, चार्ज का डायमेंशन पढ़ाए थे। चार्ज में ये बताया था कि लाइक चार्ज रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। चार्ज का यूनिट पढ़ाए थे, वहाँ पे हम चार्ज बताए थे दो तरह का चार्ज होता है, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि चार्ज दो तरह का होता है, एक को इलेक्ट्रॉन बोला जाता है जो निगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, और एक को बोला जाता है प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। वहाँ पे हमने बहुत सारा क्वेश्चन भी किया था। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा, और इसका जो वैल्यू होगा प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे जो बता रहे हैं ये आपको 2022 में बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है 2022 में, देखेंगे आप। कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, तो इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19। आप देखेंगे यहाँ पे 1.602 दिया हुआ है, सामने कॉमन है। अब देख लो सब 10⁻⁻19 किस ऑप्शन में है। यहाँ पे देखिए 10⁻16 है, 17 है, 18 है, 10⁻⁻19। ऑप्शन नंबर कौन होगा आपका? डी, ठीक है। हाँ, तो पिछले सवाल में मतलब एक क्वेश्चन छूटा हुआ था, इसलिए हमें इसको हमने करा दिया है। चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक में। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। मतलब प्रोडक्शन ऑफ चार्ज करने का मतलब चार्ज को हम लोग कैसे पैदा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग प्रोडक्शन ऑफ चार्ज का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग दे दीजिए प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे बाई फ्रिक्शन, बाई फ्रिक्शन जिसको हम घर्षण बोलते हैं, रबिंग जिसको बोला जाता है। बाई फ्रिक्शन मतलब रब करके चार्ज करना, रबिंग सिस्टम, RUBBING, रबिंग, ठीक है ना। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट आपको बता देते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, एक चीज याद रखेंगे आप कि रबिंग हो मतलब बाई फ्रिक्शन, जैसे हम लोग चार्ज पढ़ते हैं, अगर कहीं चीज लिखा रहा है न्यूट्रल तो समझिएगा उस पर चार्ज नहीं है। चाहे लिखा रहा है कि नॉन चार्ज मतलब उस पर चार्ज नहीं है। चाहे ये भी लिख सकता है कि अनचार्ज, अनचार्ज मतलब उस पर चार्ज नहीं है। चाहे डायरेक्ट लिख सकता है Q = 0। मतलब ये जो चार टर्म आपको लिखे हैं ना, सबका मतलब क्या है? एक ही है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बाई फ्रिक्शन। तो बाई फ्रिक्शन में बॉडी को रब करते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो दो रबिंग करने के लिए कम से कम कितनी बॉडी चाहिए? दो बॉडी को एक दूसरे के अगेंस्ट में लाएंगे तो बॉडी को क्या करेंगे? रब करेंगे। जब बॉडी हम रब करते हैं, जब दो बॉडी को रब किया जाता है तो एक बॉडी आपका ज़्यादा वर्क करता है, दूसरा बॉडी कम वर्क करता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे दो बॉडी हम बना दे रहे हैं। मान लेते हैं कि आपके पास दो बॉडी है, एक बॉडी ए ले लो और एक बॉडी ए ले लो। ये दोनों बॉडी जो है ये ए है और दूसरा बी है। इस पे जो चार्ज है, इस पे चार्ज मान लेते हैं Q = 0 और इस पे भी चार्ज है Q = 0। दोनों न्यूट्रल बॉडी है आपके पास, ठीक है ना। हम दोनों बॉडी को क्या करना है? हमको चार्ज करना है। कौन से रूल से? बाई फ्रिक्शन। तो अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, अगर इस पे चार्ज 0 है तो इसका मतलब इस पे जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा। प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, 0। ऐसा भी लिख सकते हैं, चाहे इस पे जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा, प्लस माइनस 0, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बाई फ्रिक्शन में क्या करते हैं, जब दो बॉडी को रब किया जाता है तो एक बॉडी ज़्यादा वर्क करता है और एक बॉडी कम वर्क करता है दूसरे के रिस्पेक्ट में। मान के चलते हैं इस बॉडी ने ज़्यादा वर्क किया, हाई वर्क, और इस बॉडी ने लो वर्क किया, ठीक है। तो जो ज़्यादा वर्क करता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस होने लगता है। मतलब अगर ये ज़्यादा वर्क कर रहा है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? लॉस होगा। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना चालू होगा और इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है। यानी इसका मतलब अगला जो आपका डायग्राम बनेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, यानी इस पे +3 रहेगा
लेकिन माइनस कितना रहेगा 2, मान के चलते 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो। और इस पे कितना होगा देखिए आप, इस पे 2 प्लस, अब माइनस 1 उसका ले लेगा ना, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इस बॉडी में 2 प्लस 2 माइनस अभी भी 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 प्लस 2 माइनस अभी भी 0 है। इस पे कौन से चार्ज आए देख कर बताइए, प्लस, और इस पे कौन से चार्ज है माइनस। यही है रूल आपका बाय फ्रिक्शन। बात समझ में आए? जब दो बॉडी को एक दूसरे के अगेंस्ट में रख करते हैं तो एक ज़्यादा वर्क करता है, एक कम वर्क करता है। जो ज़्यादा वर्क करता है इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, जो कम वर्क करता है इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। ठीक है ना। अच्छा, माइनस जो चार्ज है कौन से बॉडी पे आया है, लॉस जो किया है वो या गेन किया है वो? तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन किया है वो, मतलब लेने से कौन से चार्ज हो जाते हैं माइनस। तो आप ऐसे ही याद रखेंगे कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो लेने से माइनस, देने से प्लस। आप किसी से पैसे लेते हैं तो कर्ज में होते हैं, मतलब निगेटिव है। ठीक है, ये कंसेप्ट को हम याद रखेंगे। ठीक है ना। इसी को लिख लेते हैं लैंग्वेज में, दिखाई दे रहा है ना आपको। इसी को लैंग्वेज में लिख लेते हैं। बाय फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, लिख लेंगे व्हेन टू बॉडी आर रब्ड अगेंस्ट each other, ठीक है ना, then the body having high work function, ठीक है ना, जब दो बॉडी के एक दूसरे के अगेंस्ट में रब करते हैं तो जो बॉडी हाई वर्क काम करता है वो हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। हाई वर्क फंक्शन ऑलवेज लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एंड बिकम्स कौन सा चार्ज, बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। ये बात समझ में आ गई यहां तक। ठीक है, इसी तरह हम जो लोअर वाला है उसका भी लिख लेंगे, इसी में लिख लेंगे एंड लो वर्क फंक्शन, लो वर्क फंक्शन क्या करता है इलेक्ट्रॉन को, लो वर्क फंक्शन ऑलवेज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, जिसके कारण एंड बिकम्स नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आया? यही है आपका प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। जब दो बॉडी को एक दूसरे के अगेंस्ट में रब करते हैं तो एक ज़्यादा वर्क करता है जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, एक कम वर्क करता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसके पास माइनस चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो प्लस चार्ज कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, हो गया। अब जरा इस पे एक कंसेप्ट देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो आपको होता है 9.11 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg। ठीक है ना। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg। ठीक है ना। आप देखिएगा तो यहाँ पे प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ 10 के पावर माइनस 27 है और 10 के पावर माइनस 31 है, माइनस में। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमेशा ज़्यादा होता है किसका, मास ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है कि जब दो बॉडी को आप रब कीजिएगा तो एक बॉडी से दो बॉडी दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। बात समझ में आ रही ना। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में किसका ट्रांसफर होती है, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है ना, प्रोटॉन का नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्का होता है कंपेयर टू प्रोटॉन्स। बात समझ में आ गई। ठीक है,
यहाँ तक तो समझ में आ गई। इस पे एक कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं कि अच्छा आप बताइए, आप सोच के बताइए कि मान लेते हैं आपके पास दो बॉडी है, दो बॉडी है जो सेम मास का बना हुआ है, ये भी 5 kg का है समझने के लिए, और ये भी आपके पास 5 kg, ठीक है ना। दो बॉडी, एक ए है और एक बी है, ठीक है ना। हम इसको चार्ज करना चाहते हैं तो बाई फ्रिक्शन रूल लगाएंगे। बाई फ्रिक्शन रूल कहता है कि दो बॉडी को रब कीजिए, दोनों बॉडी को हमने रब किया, रब करने से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, सही बात है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लेता है उसके पास माइनस चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को देता है वो प्लस चार्ज। क्लियर है। मान लेते ये इलेक्ट्रॉन को लिया तो इसके पास कौन सा चार्ज आया, माइनस, और इलेक्ट्रॉन को लिया तो कौन सा चार्ज आया, माइनस, इलेक्ट्रॉन को दिया तो कौन सा चार्ज आया, प्लस। अब सवाल ये है, क्या दोनों बॉडी का जो मास पहले 5 kg था चार्ज होने से पहले, क्या अभी भी 5 kg रहेगा या कुछ मास में परिवर्तन होगा? सोच के बताइए। हाँ सोचिए, बताइए। तो देखिए यहाँ पे कि ये जो आप बॉडी जो निगेटिव चार्ज हुआ है वो इलेक्ट्रॉन को लेकर चार्ज होता है। जो बॉडी निगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को लेने से चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है। बस समझ में आ रहा है ना। तो ये बॉडी जो चार्ज हुआ है इसका कुछ ना कुछ मास बढ़ जाएगा, कुछ ना कुछ मास बढ़ जाएगा, कुछ बढ़ेगा पॉइंट में, और इसका मास कुछ ना कुछ घट जाएगा, ठीक है ना। इस चीज याद रखेंगे, याद रहेगा ना। मतलब मेरे कहने का जो मतलब है कि अगर कोई बॉडी निगेटिव चार्ज होता है तो उसका मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये कंसेप्ट याद रखिएगा। अगर इफ अ बॉडी निगेटिव चार्ज, ठीक है, देन मास इंक्रीजेज। क्लियर है। अगर कोई बॉडी के पास निगेटिव चार्ज है तो उसका मास इंक्रीज करता है, ठीक है ना। उसी तरह क्या लिखेंगे, इफ अ बॉडी पॉजिटिव चार्ज देन मास डिक्रीजेज। बात समझ में आ गया। निगेटिव चार्ज का मास ज्यादा होता है पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में। ये था आपका प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए इस पर देखते हैं, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या इतना पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन हमसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो है देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन अ बॉडी इज चार्ज। आप तो जानते हैं कि जब बॉडी निगेटिव चार्ज होता है तो उसका मास बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसका मास घटता है, अभी आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब बॉडी चार्ज हो जाएगा तब क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे सोच के कि बॉडी केवल बोला है चार्ज, ये नहीं बोला कि कौन से चार्ज, ठीक है ना। अगर चार्ज माइनस बोलता तो बढ़ता, प्लस बोलता तो घटता। चार्ज में तो दोनों आ जाएंगे, माइनस भी प्लस भी। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि उसका मास बढ़ भी सकता है और मास घट भी सकता है। यहीं पर लिखा रहता है व्हेन अ बॉडी इज निगेटिव चार्ज, तो आप लिखते हैं उसका मास इंक्रीज कर रहा है। व्हेन अ बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज तो आप क्या बोलते हैं, इसका मास डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। बन गया। कोई इसमें कोई भारी तो नहीं है, देखिए 2008 में पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इस सवाल को। एक सवाल और इस पर चलिए आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, देयर आर टू आइडेंटिकल स्फीयर ए एंड बी, ठीक है ना। आपके पास दो आइडेंटिकल स्फीयर है, देखते हैं। देयर आर टू आइडेंटिकल स्फीयर ए एंड बी, एक ए है और दूसरा बी, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन, आगे पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए पे कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज। ए पे कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, एंड बी इज गिवन माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। और कंपेयर किसका दिया है, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो दिया है मास के बारे में। तो पहले आप ये समझ लीजिए, जितना आप पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग किसका मास बढ़ता है, माइनस वाले चार्ज का मास बढ़ता है, निगेटिव चार्ज का मास बढ़ता है, अब पॉजिटिव चार्ज का मास घटता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब ऑप्शन पढ़िए।
पहला ऑप्शन करे मास ऑफ ए इंक्रीजेज, क्या यहाँ पे मास ऑफ ए इंक्रीज हो रहा है? प्लस का तो डिक्रीज होता है ना, मतलब ये गलत है। बी में क्या बोला है? मास ऑफ बी इंक्रीजेज। हाँ देखिए, माइनस क्यू चार्ज का मास क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो बन गया सवाल, ठीक है। बस प्रोडक्शन ऑफ चार्ज इतना ही था, इस पे 2 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, आपका प्रोडक्शन ऑफ चार्ज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आज हम लोग के क्लास में पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से डेंसिटी ऑफ चार्ज। डेंसिटी ऑफ चार्ज, किसी किसी बुक में दिया रहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या लिखा रहता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आप उसको देख लेंगे, डेंसिटी ऑफ चार्ज या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मतलब कहने का मतलब, हम जब चार्ज हम जान गए, चार्ज का पैदा, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, चार्ज के बारे में जान गए, तो कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज को आप कहाँ कहाँ पे रख सकते हो, ठीक है ना, तो उसकी क्या नेचर होगी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक का नाम होता है लीनियर, एक का नाम होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। आप देखते जाइए, बिल्कुल आसान मेथड से हम बता देंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। दूसरा जो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका जो सिंबल होता है वो होता है आपका सिग्मा, ठीक है ना। और तीसरा जो होता है वो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हिंदी में आयतन बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको क्या बोलते हैं? रो से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज को 3 तरह से बांटा जाता है, पहला लीनियर, दूसरा सरफेस, तीसरा वॉल्यूम। क्लियर है? चलिए देखते हैं कौन लीनियर होगा, कौन सरफेस होगा, कौन वॉल्यूम होगा, ठीक है। चलिए आप ये मान के चलिए, चार्ज की जगह पे आप ये मान लीजिए, अगर पानी को हम चार्ज मान लेते हैं, बात समझिएगा ध्यान से। किसको हम चार्ज मान लें? पानी को मान लेते हैं चार्ज, मान लेते हैं चार्ज नहीं है मेरे पास, क्या है? पानी है, पानी ही मेरा चार्ज। और हमारे पास 3 चीज दिया हुआ है, एक मेरे पास रड है, समझेंगे, एक मेरे पास क्या है? रड है, ठीक है। एक मेरे पास ग्लोब, ग्लोब तो देखे है ना, ग्लोब जो अंदर से क्या होता है? खोखला होता है, खाली होता है। और एक मेरे पास, यहीं पे बना देते हैं, गोल गोल खाने वाला मिठाई, मतलब छेना, ठीक है ना, मुंह में पानी नहीं आ रहा है, ठीक है। एक रड हुआ, एक ग्लोब हुआ और एक छेना हुआ। और आपको बोला गया कि इन तीनों चीज को पानी में डालिए, अब पानी में डालकर निकालिए और बताइए कि पानी कहाँ कहाँ है। तो आप इस रड को जब डाल के निकालिएगा तो आपको यही देखने को मिलेगा कि जो पानी है पूरे रड में बट गया, ठीक है। जब ग्लोब को पानी में डाल के निकालिएगा तो लगेगा कि पानी से जो ए वाला सरफेस, मतलब बाहरी जो सरफेस है, भीगा हुआ है, अंदर तो पानी जाएगा नहीं, ठीक है। और जब ये छेना निकालिएगा तो छेना में जो पानी है अंदर भी जाएगा, और कहाँ पर रहेगा? बोलिए, सरफेस पे भी रहेगा। समझ में आ गई होगी बात? ये 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जब चार्ज रड पे हो तो उसको लीनियर बोलते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रही है? जब चार्ज सरफेस पे हो, ठीक है ना, मतलब इस ग्लोब पे हो तो उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। जब चार्ज पूरे में भरा हो उसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। यही तीनों आपका लीनियर, तीनों कंसेप्ट। लीनियर चार्ज डेंसिटी समझ में आया? लीनियर चार्ज डेंसिटी इज अप्लीकेबल व्हेन चार्ज एग्जिस्ट इन लाइन। लीनियर चार्ज डेंसिटी तब अप्लीकेबल है जब चार्ज किसी लाइन पे एग्जिस्ट करे। ये लाइन चार्ज किसी एरिया पे एग्जिस्ट कर रहा है, इस चार्ज किसी वॉल्यूम में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आया? यही है आपका कंसेप्ट। अब इसका बारी बारी से थोड़ा सा हम डिफिनेशन देख लेते हैं, यूनिट देख लेंगे, डायमेंशन देख लेंगे, जो एग्जाम में आएगा तो हम उसको आसानी से कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे, हेडिंग दीजिए, पहले हम लोग देखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। लीनियर चार्ज डेंसिटी कब? जब चार्ज रड पे हो
तब, मतलब लाइन पे हो, ठीक है। मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी is defined as charge पर यूनिट लेंथ। बात समझ में आ गई? लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके लिए डिफाइंड है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। नहीं समझ में आ रही है तो यहाँ पे आते हैं एग्जाम्पल में, मान लेते हैं आप तो ये तो समझ में आ गया कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कब होता है? जब चार्ज रड पे हो। मान के चलिए एक रड है जिसकी लंबाई जो है 5 मीटर है, इसकी लंबाई कितनी है? 5 मीटर है। इस पे चार्ज है 10 कूलम रखा गया, जो चार्ज था वो कितना है? 10 कूलम। तो जैसे ही 10 कूलम चार्ज रखिएगा तो पूरे चार्ज पूरे रड में बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं? तब आपसे कोई पूछे कि बताइए 5 मीटर में जब 10 कूलम चार्ज है, 1 मीटर में कितना चार्ज है? तो आप क्या बोलिएगा? 2। दो बढ़ गया होगा। तो 2 आया कैसे? अब सवाल उठता है 2 आया कैसे? तो 2 लाने के लिए टोटल चार्ज में टोटल लेंथ से डिवाइड कर दीजिएगा, मतलब इसका वैल्यू है 10 और इसकी वैल्यू है 5, 10 5 कट जाएगा, 2 आएगा। यही है लेमडा। मतलब ये क्या हो गया? 1 यूनिट लेंथ में कितनी चार्ज है उसको रिप्रेजेंट करता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी जो डिफाइंड है चार्ज पर यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है उसको हम दिखाते हैं कौन से रूल से? लीनियर चार्ज डेंसिटीज। समझ में आ गया? तो यही फॉर्मूला है कि लेमडा बराबर टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज को Q से और लेंथ को L से। यही आपका फॉर्मूला है। बात समझ में आया? ठीक है। जरा इसका SI यूनिट पर नजर डालते हैं। चार्ज का यूनिट कूलम, लेंथ का यूनिट मीटर, याद रखेंगे कूलम पर मीटर। जरा डायमेंशन पर नजर डालिए। पिछले क्लास मतलब लेक्चर नंबर 1 में हम आपको बताए थे कि चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? AT और लेंथ क्या होता है? L। मतलब एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ATL-1। क्लियर? ठीक है ना? नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम किस पे? वॉल्यूम, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया। आगे मेरा क्या था? आगे क्या था आपका? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हेडिंग दीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? ये किसके लिए डिफाइंड है? लीनियर चार्ज डेंसिटी तो आपको समझ में आया किसके लिए डिफाइंड है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि इसमें क्या होता है? रड में लंबाई होती है। ठीक है ना? अब आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? कहाँ गया सरफेस? हाँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी तो ये एरिया था, ग्लोब वाला एरिया है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी समझने के लिए वही चीज मान लेते हैं आपके पास कोई एक एरिया है, ठीक है। इस पे आपने चार्ज रखा, टोटल चार्ज इस पे रख दिया। सरफेस पे चार्ज है, मान लेते हैं टोटल चार्ज है 20 कूलम। इसकी एरिया है आपका, मान लेते हैं 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 4 मीटर स्क्वायर का एक एरिया है। कोई पूछता है बताइए 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज होगा? चार्ज तो पूरा यूनिफॉर्म बटा हुआ। आप क्या बोलिएगा 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज होगा? 4 मीटर स्क्वायर में 20 कूलम, 2 मीटर स्क्वायर में 10 कूलम, 1 मीटर स्क्वायर में 5 कूलम। मतलब कैसे निकाले होंगे? टोटल चार्ज को टोटल एरिया से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है ना? तो 20/4 काट देंगे, कितना आएगा? 5। ठीक है ना? यहाँ पे 1 मीटर चार्ज में कितना है? 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है? 5 कूलम। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइंड है चार्ज पर यूनिट एरिया।
मतलब एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज है उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। समझ में आ रही है ना। मतलब इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट लेंथ, सॉरी चार्ज पर यूनिट एरिया। वहां पर लेंथ था, यहाँ पे क्या होता है, एरिया। इसका सिंबल क्या था बोलिए, सिग्मा। तो सिग्मा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज को टोटल एरिया से आप डिवाइड कर दीजिए। रटने वाला काम नहीं, यहाँ पे कंसेप्ट से चलेंगे हम। ठीक है, इसका ये असाइनमेंट बताइए, ये असाइनमेंट क्या होगा, चार्ज का कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन बता देते हैं, थोड़ा डायमेंशन बताइए क्या होगा, बताइए डायमेंशन। चार्ज का डायमेंशन 80 और एरिया का होता है एल स्क्वायर। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ATL-। ठीक है, कितना आसान है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप करते जाइए, आपका पूरा फिजिक्स आसानी से, बिल्कुल आसान से, आसान मेथड से समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरा लेक्चर देखते जाइए, सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप बोलिएगा देखिए इतना आसान है, हाँ बिल्कुल आसान है। ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, यूनिट भी पूछा हुआ है। देखिए आपको हम दिखाते हैं इन दोनों को, इन दोनों पे आप एक बार नज़र डालिए और यहाँ पे आइए, क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन देखिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा बराबर चार्ज बाई एरिया, और यूनिट क्या होता है, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। देखिए तो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर कहाँ है, पहला जा पहला ही, पहला ही है। देखिए देखने की क्या जरूरत है, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बंद तो क्या। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस पे पूछा हुआ है, एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए फॉर्मूला में पूछा दिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी 2022 का पूछा हुआ है, एकदम ताजा ताजा गर्मा गर्म। सिग्मा बराबर क्या होता है, चार्ज बाई एरिया। देखिए चार्ज बाई एरिया, ये भी तो ऑप्शन ए ही है, हो गया दोनों। तो देखिए यहाँ पे हम ये बोलना चाह रहे हैं आपसे, यहाँ आपकी बार सरफेस में से पूछा हुआ है, अभी तक जो क्वेश्चन है सरफेस से पूछा हुआ, लेकिन लीनियर से नहीं पूछा हुआ, वॉल्यूम से नहीं पूछा हुआ। ठीक है, तो आप तीनों करके जाइएगा। ठीक है, अगला क्या आता है आपका बताएंगे, अगला आपका आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी समझ में आ गया। मान लेते हैं एक वॉल्यूम है आपके पास, एक वॉल्यूम बना लीजिए, एक वॉल्यूम है आपके पास, इसमें चार्ज से भरा हुआ है। मान लेते हैं इसमें चार्ज रखा हुआ है, बहुत सारा चार्ज है। ठीक है, इसमें चार्ज रखा हुआ है, टोटल चार्ज कितना है आपका, मान लेते हैं 16 कूलम। इसकी जो वॉल्यूम है, इसकी जो वॉल्यूम है मान लेते हैं 4 मीटर क्यूब, 4 ले लें, हाँ 4 ले लीजिए। 4 मीटर क्यूब में 16 कूलम चार्ज है, तो बोला जाए कि 1 मीटर क्यूब में कितना चार्ज होगा। 1 मीटर क्यूब में निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल चार्ज है और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 16/4 कितना आ जाएगा, 4। 1 मीटर क्यूब में, ये भी कितना किसके लिए डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वहाँ पे पहला वाला में लीनियर में लेंथ था, सरफेस वाला में एरिया है, इसमें क्या है वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट बोलेंगे वॉल्यूम। यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो। रो बराबर क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट बताइए, बताएंगे कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसका डायमेंशन बताएंगे, डायमेंशन, इसका डायमेंशन बताइए। चार्ज का 80, ये क्या होता है एल के पावर 3, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ATL के पावर -3 हो गया।
कंसेप्ट क्लियर, यूनिट भी याद रखेंगे, डायमेंशन भी याद रखेंगे। तो आज के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा डेंसिटी ऑफ चार्ज, ये तीनों प्रॉपर्टीज के बारे में, डेंसिटी ऑफ चार्ज, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम, ठीक है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम तीनों ने बताया। एक किसके लिए डिफाइंड है, यही बताइए, लेंथ के लिए बना है, और 1 यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। ये किसके लिए है, एरिया के लिए है, ठीक है। ये किसके लिए है, एरिया के लिए है, और ये किसके लिए है, वॉल्यूम के लिए। तीनों का फॉर्मूला आसान है कि सिग्मा बराबर क्या होता है, चार्ज बाई एरिया, रो सॉरी सिग्मा बराबर, हाँ लेमडा बराबर, सही था, लेमडा बराबर क्यू बाई एल, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, और रो बराबर क्यू बाई, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज का जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, और कूलम्ब्स लॉ को देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप पढ़ाई करते रहें।